जैसा कि आपको पता है कि प्रेतनी के पार्ट 3 में हम उसके रहस्य के बारे में जानेंगे। तो एक रात जब वो फिर से सोकर उठकर जाने की कोशिश की, उसी समय दयाराम ने भी उसका रात में पीछा करने का निश्चय किया था और भरी हुई रिवॉल्वर के साथ वो इंतज़ार करने लगा कि कब वह रात को बाहर जाए। लेकिन इंतज़ार की आवश्यकता ही ना पड़ी। कुसुम लगभग हर रात ही बाहर जाती थी। रात के 12 बजते ही कुसुम उठी और दयाराम पर एक दृष्टि डालकर घर से बाहर निकल गई। वह बेहद फुर्ती से उठा। उसने रिवॉल्वर खोसा और अहाते में आ गया, जहाँ कुसुम बाउंड्री वॉल के पास खड़ी सड़क की तरफ देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर वह बेहद फुर्ती से दीवार पर चढ़कर लहराई और सड़क पर कूद गई। दयाराम अपनी पूर्ण शक्ति से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह तो जैसे चलने के स्थान पर हवा में उड़ रही थी और दयाराम के लिए उसका पीछा करना बेहद मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ ही देर में उसने बस्ती छोड़कर पीपरा घाट शमशान का रास्ता पकड़ लिया। दयाराम एकदम चकरा गया। उस सड़क पर जो पीपरा घाट से नदी के पार वीरान टेकरी पर ले जाती थी, उसकी गति और भी आगे बढ़ गई। फिर मानो वह उड़न छू हो गई। दयाराम को दूर दूर तक वह नजर नहीं आई। दाता, क्या माजरा था! उसकी अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उसकी चाल इंसानी चाल हरगिज नहीं थी और कोई भी इंसान इंसानी गति से उसे कभी नहीं पकड़ सकता था। इस तरह उसका ये मंसूबा भी फेल हो गया कि आखिर ये जाती है का और क्या करती है। दयाराम का मन हुआ कि इन अजीब परिस्थितियों में से अपने बाल नोच ले। आखिरकार दयाराम को इस समस्या का हल भी मिल गया। मंगलवार की शाम जब वह हनुमान मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गया, उसे मंदिर के बाहर दो बुजुर्ग आदमी बात करते हुए मिले। वह किसी पिलुआ वाले सिद्ध अघोरी की बात कर रहे थे, जो यमुना के खादरों में रहता था और रात के 10 बजे के बाद ही मिलता था। दयाराम ने उन आदमियों से पिलुआ की सही पता पूछा और उसी रात पिलुआ पहुंचा। यह अच्छा था कि खादर होने के बाद भी मोटरसाइकिल आराम से वहां तक जाती थी। पिलुआ पहुंचकर दयाराम को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले वह समझता था कि अकेला वही प्रेत समस्या से जूझ रहा है, जबकि वहाँ इस तरह की समस्या और अन्य समस्याओं वाले लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें 8 महिलाएं भी थीं। दयाराम का नंबर रात 2 बजे सबके बाद आया। अघोरी ने बड़े शांत होकर उसकी बात सुनी। वह थोड़ा चिंतित भी दिख रहा था। फिर अघोरी ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए बताया कि कुसुम रात को अक्सर 3 स्थानों पर ही जाती है: काली टेकरी, पलेवा मंदिर जो खंडित हो चुका था, और कलियारी शमशान, जिसमें कलियारी शमशान वह अधिक जाती थी। अघोरी ने बताया कि कुसुम पूरी तरह प्रेतग्रस्त हो चुकी है और यदि वह यहाँ गद्दी पर आ जाए तो वह उसकी कुछ सहायता कर सकता था, वरना वह घर में नहीं जा सकता था। दयाराम ने उसके बहुत पैर जोड़े, पर अघोरी ने कहा कि वह मजबूर है। दूसरे अघोरी ने एक रहस्यमय बात ये भी कही कि कुसुम के प्रेत बाधा से मुक्त हो जाने पर भी कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि पिलुआ पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ दयाराम को ये हुआ कि अघोरी के पास किसी श्रद्धालु का दिया हुआ मोबाइल फ़ोन था, जिसके जरिए वह कभी भी अघोरी से बात कर सकता था। और इसका खास फायदा उसे ये मिलने वाला था कि अघोरी बाबा उसे एंड टाइम पर बता सकता था कि कुसुम उस वक्त कहाँ है। उसने कुसुम का फ़ोटो बाबा के पास जमा कर दिया, पर उसे अघोरी की रहस्यमय बातें समझ में नहीं आ रही थी। अघोरी ने उसे प्रेत बाधा से मुक्त कराने में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई थी। अघोरी को ऐसा क्या राज पता चला जिसके बाद वह कुसुम के मामले से उदासीन हो गया था। दयाराम पागल सा होने लगा। गुत्थी सुलझने के बजाय दिन प्रतिदिन उलझती ही जा रही थी। फिर अगले मौके पर दयाराम ने जो देखा, उससे उसका दिमाग ही घूम कर रह गया। अघोरी ने फ़ोन पर बताया कि आज रात 1 बजे कुसुम काली टेकरी पर जाएगी। बाबा की बात आजमाने के उद्देश्य से दयाराम कुसुम का पीछा करने के स्थान पर काली टेकरी से पहले ही एक स्थान पर जाकर छुप गया। उस समय रात के 12 बजने वाले थे
और दयाराम सशंकित हृदय से कुसुम का इंतजार कर रहा था। ठीक पौने पौन बजे कुसुम एक हवा के झोंके के समान आई। वह एकदम नंगी थी। फिर कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वह चिता जलने के स्थान पर लौटने लगी। यकायक दयाराम के दिमाग में जैसे भयंकर विस्फोट हुआ। कुसुम गायब हो गई थी और अब उसके स्थान पर एक लोमड़ी और सियार के मिले जुले रूप वाला छोटा जानवर नजर आ रहा था। दयाराम का दिमाग इस दृश्य को देखते ही मानो आसमान में चक्कर काटने लगा। अब वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। उसने रिवॉल्वर निकाला और जानवर को लक्ष्य करके फायर कर दिया, मगर जानवर अपने स्थान से गायब हो चुका था। उसकी आप बीती सुनता प्रसून अचानक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ये आदमी वाकई मुसीबत में था, बल्कि उसके अनुमान से कहीं ज़्यादा मुसीबत में था। अब वह समझ गया कि अघोरी ने उसकी सहायता से क्यों इनकार कर दिया था। शिव के नाम की बात करने वाले बहुसंख्यक अघोरी अक्सर वास्तव में मसान पूजक होते हैं और ये आसानी से मसान को सिद्ध कर छोटे छोटे चमत्कार दिखाते हैं। दयाराम ने कुसुम के द्वारा जो रूप बदलने की बात कही थी और जिस तरह रूप बदलने की बात कही थी वह मसान का ही काम था। इस तरह अघोरी मसान से प्रभावित उस परिवार को नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि वे खुद ही ज़्यादातर मसान से काम लेते हैं और ऐसी स्थिति में मामला बिगड़ सकता था। अतः वह अघोरी के बस का मामला था ही नहीं और इसलिए जटाधारी जैसा छोटा साधक कोई भी पंगा लिए बिना ही निकल गया। कंकाल कालिनी विद्या और हाकनी विद्या, ये दो विद्या एक तरह से सिद्धियां होती हैं। कंकाल कालिनी में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आयु को साधक अपनी या किसी की आयु में बदल सकता है। इसी के निकटवर्ती हाकनी विद्या है, जिसमें हजारों मील दूर की बात जानी जाती है। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। आम आदमी को ये जादू जैसे चमत्कार करने वाली विद्याएं बहुत आकर्षित करती हैं, पर इनका मोल बहुत चुकाना होता है और इनका अंत तो निश्चय ही पतनकारक होता है। एक दृष्टिकोण से साधारण मंदिरों में की जाने वाली भक्ति इससे कई ज़्यादा अच्छी होती है। द्वैत की सही साधनाओं में इन विद्याओं का कोई महत्व नहीं है। अब उसे दयाराम की कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं थी। पूरा खेल जैसे उसकी समझ में आ चुका था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए थे जिनका कोई उचित तरीका उसे नहीं सूझ रहा था कि दयाराम की सहायता करें तो कैसे करें। क्या कुसुम अभी जीवित थी? उसके विचार से नहीं। कुसुम की लाश जो अभी चल फिर रही थी उसका क्या किया गया? सबसे बड़ी बात, दयाराम को कैसे समझाया जाए कि इस समस्या को इंसानियत के नाते हल करना चाहता है। ऐसे और भी अनेक प्रश्न थे जिनका उस वक्त कोई सही हल उसे नहीं सूझ रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे। पूरब दिशा में रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने एक सिगरेट सुलगाया और कलियारी कुटी को देखते हुए आगे के कदम के बारे में सोचने लगा। साथ ही ये विचार भी उसके दिमाग में स्वतः ही आ रहे थे कि इस पृथ्वी पर किसी किसी के लिए जीवन कितना रहस्यमय हो जाता है। ऐसे मकड़ जाल में फंसा आदमी या कोई परिवार ये तय नहीं कर पाता कि करें तो आखिर क्या करें, जाएं तो किसके पास जाएं। अक्सर लोग डर की वजह से ऐसी स्थिति का जिक्र भी अपने परिचय वालों से नहीं करते, क्योंकि दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं और भूत प्रेत पर प्रभावित परिवार से संपर्क ही खत्म कर देते हैं कि कहीं प्रेत उल्टा उन पर हावी ना हो जाए। मुख्य इसी कारण की वजह से जो भी प्रेत घटनाएं होती हैं वो लोगों की निगाहों में नहीं आ पाती। दयाराम पत्थर की शिला पर लेटा हुआ निर्विकार भाव से आसमान की ओर देख रहा था। उसे थोड़ी देर इंतजार करने की कहकर प्रसून कलियारी कुटी की तरफ निगाह बचाकर चला गया और जब थोड़ी देर बाद लौटा तो दयाराम अपने स्थान पर नहीं था। अब प्रसून पत्ते टहनियाँ आदि जलाकर चाय बना ही रहा था कि दयाराम अंगोछे से हाथ पोंछता हुआ लौटा। उसने बताया कि दिशा मैदान शौच निवृत्त हेतु चला गया था। इस स्थान पर गर्म चाय के साथ बिस्कुट देखकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ। चाय की चुस्कियों के बीच प्रसून
ने उससे पूछा कि उसने कभी हनुमान बीसा का नाम सुना है। उसने बेहद आश्चर्य से कहा कि हनुमान चालीसा तो सुना है, हनुमान बीसा आज तक नहीं सुना। प्रसून ने कहा, हनुमान बीसा एक गुप्त विद्या है, गुप्त बीसा है, जो 20 भूतों तक को भगा देता है, और इसके बारे में वह कुछ थोड़ा बहुत जानता है। यदि उसके घर में भूतों की संख्या 20 या उससे कम है तो शायद उसका फॉर्मूला काम कर जाए, अन्यथा देख लेने में क्या हर्ज था। वास्तव में वह मजाक कर रहा था, पर मजाक के अंदाज में नहीं। वह चाहता था कि दयाराम का काम भी हो जाए और उसकी असलियत भी ना जान सके। उसने प्रसून की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर उसके द्वारा उसके घर चलने की बात जाने कि उसे स्वाभाविक रूप से बेहद अच्छी लगी। दरअसल बीती रात में अपनी आप बीती सुनाते सुनाते वह उससे एक तरह से निकटता महसूस करने लगा था, और अब अपने को बेहद हल्का महसूस कर रहा था। सुबह ठीक 10 बजे वे दोनों उसके घर में मौजूद थे। वह जब घर में घुसे, कुसुम बाथरूम में नहा रही थी। दयाराम के बच्चे स्कूल जा रह चुके थे। रूपलाल ने उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंधन किया। कुसुम जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने एक अजनबी की तरह संकित दृष्टि से प्रसून को देखा। प्रसून ने भी दयाराम की निगाह बचाते हुए जानबूझकर अश्लील भाव से उसे देखा। तब कुसुम की भूखी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। स्पष्ट था कलियारी शमशान में उसकी भेंट के बावजूद भी वह उसे पहचान नहीं सकी थी, क्योंकि उस वक्त उसका पूरा ध्यान दयाराम पर ही रहा होगा, और उसे आशा भी नहीं होगी कि दयाराम कलियारी भी पहुंच सकता है। इस तरह वो दयाराम ही था या नहीं, ये भी वह पता नहीं कर पाए, क्योंकि आन लगे हुए क्षेत्र में ना तो उनकी कोई विद्या काम कर सकती थी और ना ही वो घुस सकते थे। यदि रात में कुसुम और उसके साथी प्रेत को प्रसून और दयाराम के बारे में जानकारी हो जाती तो शायद कुसुम कई दिन न लौटती, या शायद फिर कभी न लौटती। इस तरह रहस्य का रहस्य ही रहता। फिर उसका उद्देश्य क्या था? वह दयाराम परिवार से क्या चाहती थी और कब तक उसके परिवार पर काबिज रहना चाहती थी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना संभव ही नहीं था। वो उसके सामने 3 तरीके थे। कुसुम को बांध दिया जाए और घर का अस्थायी कीलन कर दिया जाए। इससे कुसुम घर से बाहर नहीं जा पाएगी और घर में कोई प्रेत घुस नहीं पाएगा। लेकिन इस स्थिति में कुसुम और दयाराम दोनों उसकी असलियत जान सकते हैं। दूसरी, कुसुम को पहले की ही तरह खुलकर खेलने दिया जाए और उसी स्थिति में उसका शिकार किया जाए। इसमें उसका काम आसान और गुप्त रूप से हो सकता था। वह अपना काम भी करता रहता और किसी को पता भी नहीं चलता। तीसरा, स्थिति को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, यानी प्रेतों को भी भरपूर रूप से आने दिया जाए और खुला खेल खेला जाए। ऐसा होता तो उसे भी मजा आने वाला था। इन तीनों तरीकों को ज़रूरत के अनुसार अलग अलग रूप में लागू किया जा सकता था, पर सबसे बड़ी बात थी कि वह दयाराम के इस खेल में भूमिका कैसे शामिल करें। और यदि वह अकेला ही काम करता है तो दयाराम क्या सोचेगा, वो उसे क्या समझ रहा है और कितना विश्वास कर रहा है। ये सब समस्याएं थीं जिनका उसे बड़े सावधानी से हल निकालना था और जितना हो सके शांत तरीके से इस खेल को ख़त्म करना था। तब उसे एक ही तरीका फ़िलहाल उचित लगा। उसने कुसुम को घर में ही बांध दिया और घर में प्रेतों का प्रवेश रोक दिया, मंत्र से बांधा, तथा खाना खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। दयाराम भी सो रहा था। वह दोनों पूरी रात के जागे हुए थे और शायद आगे भी उन्हें जागना था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि बांधे जाने पर और प्रेतों के न आने पर कुसुम और प्रेतों का क्या रिएक्शन होना था, ये प्रसून देखना चाहता था और मज़ा भी लेना चाहता था। उसे केवल एक ही बात का डर था कि कुसुम और प्रेत पार्टी में कोई भी लंगड़ ताकतवर प्रेत उसके परिचय का निकल आया तो प्रेत पार्टी मैदान छोड़कर भाग जाएगी और फिर उसे मिशन कुसुम के लिए खामखा के अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जिनमें समय भी लगेगा और फिर दयाराम उसकी वास्तविकता निश्चय ही जान लेगा, जिससे यथासंभव वह बचना ही चाहता था। फिर शाम 6 बजे जब वह उठा तो खुद को एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहा था। दयाराम उससे पहले ही उठ चुका था और अब उसके जागने का इंतजार कर रहा था। शाम की चाय के बीच प्रसून ने कहा, चरस के सुट्टे ही लगाते हो या पिलाना भी होता है? दयाराम उसका आशय समझ गया। वह बोला, सब इंतजाम है। दरअसल प्रसून ने एक योजना बना ली थी। उस योजना के तहत पूरी रात उसे कुसुम से ही काम लेना था। दयाराम की
उसमें कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए वह नशे में उसे इतना ओवर कर देना चाहता था कि वह उसके काम में कोई दखल अंदाजी ना कर सके और बेसुध सोता ही रहे। रूपलाल गली के पार स्कूल में सोता था और बच्चों का अलग पोर्शन था, इसलिए दयाराम के नशे में धुत होते ही मैदान साफ हो जाना था और उसे इसी का इंतजार था। उसने कुसुम के मूड का जायजा भी लिया। उसकी आशा के अनुरूप ही वह गड़बड़ महसूस कर रही थी और बेहद बेचैन थी। वह कनखियों से बार बार उसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि इन बदली परिस्थितियों में उसका कितना हाथ हो सकता है और वह आदमी कौन है। कंकाल कालिनी विद्या जानने वाली वह शक्तिशाली प्रेतनी उसे हर कोण से तौलने की कोशिश कर रही थी और कुछ आश्चर्य से अपने को असमर्थ महसूस कर रही थी, क्योंकि उस वक्त प्रसून कवड़ स्थिति में था और साधारण था। फिर ठीक वैसा ही हुआ। रात 10 बजे तक खाने और पीने के दौर में थोड़ी और करते हुए प्रसून ने दयाराम को न सिर्फ काफ़ी शराब पिला दी, बल्कि नशे के ही क्षणों में 2 नींद की गोलियां भी उसकी दारू में मिला दी। अब उसके गणित के अनुसार वह सुबह ही उठने वाला था और इस तरह उसके लिए एक मैदान एकदम साफ था। फिर उसे एक विचार आया और इसी विचार के तहत वह ऊपर जाकर छत पर लेट गया। दयाराम नशे में धुत नीचे कमरे में सो गया था। अब उसे सिर्फ प्रेतनी का इंतजार था, कुसुम का इंतजार था। कुसुम कहाँ हो सकती थी? ऐसे ही विचारों में खोया हुआ वह आसमान के उन असंख्य तारों को देख रहा था, जिनके बीच लाखों करोड़ों प्रेत लोग थे, देव लोग थे, तांत्रिक लोग थे, अंधेरे लोग थे, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, और हर लोग का अपना एक अलग अंदाज था, एक अलग रवैया था। एकांत होते हुए उसे बाबा जी की याद आ गई, नीलेश की याद आ गई। नीलेश की कितने इच्छा होती थी कि वो अधिकाधिक समय उसके साथ गुजारे, बाबा जी के साथ गुजारे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता था। बाबा जी इन्हीं किन्हीं लोकों में हो सकते थे या इस ब्रह्मांड के पार अन्य सृष्टि में भी हो सकते थे। चारों तरफ माया का अद्भुत खेल सा फैला हुआ था। तभी अचानक उसकी विचार श्रृंखला को झटका लगा। उसे किसी के ऊपर आने की आहट हुई और कुछ ही मिनट बाद कुसुम उसके सामने थी। कैसा अद्भुत खेल था! दयाराम पहले उसे प्रेत होने के बावजूद पत्नी समझते हुए व्यवहार करता रहा। फिर वह जान गया कि पत्नी के रूप में कुसुम प्रेतनी है। फिर भी वह कुछ न कर सका और उसे व्यवहार करना पड़ा। वह पहले से ही जानता था कि उसके पास खड़ी औरत प्रेतनी है, फिर भी वह उससे व्यवहार करेगा। ये अद्भुत खेल नहीं तो और क्या था। उसके पास आते ही प्रसून ने बहाना करते हुए, चौंकते हुए कौन है कहकर टार्च की रोशनी उसके ऊपर फेंकी, जबकि आसपास जलती हुई स्ट्रीट लाइट का हल्का उजाला मौजूद था। वह अपने पूरे बदन पर मात्र एक झीनी सी साड़ी पहनी हुई थी और उसके शरीर का प्रत्येक कटाव स्पष्ट झलक रहा था। आइए कुसुम जी, उसने कोहनी और तकिए के सहारे अधलेटा होकर कहा। नींद नहीं आ रही थी क्या? जवान रातों में अक्सर जवान लोगों को नींद ना आना एक आम बात है। तब जवान लोग किसी जवान लोग के पास किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। कुसुम की आंखें अंधेरे में किसी जंगली बिल्ली की तरह चमकी। उसने प्रसून को द्विअर्थी बात और अश्लील संकेत का कोई खास नोटिस नहीं लिया। वह निसंकोच ही तख्त पर उसके पास बैठ गई और कुछ निर्णय सा करते हुए बोली, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मैं एक चलता फिरता प्रेत हूँ, उसने सीधे सीधे लाइन पर आते हुए कहा, और जहाँ तेरी जैसी प्रेतनी जवानी की आग में जल रही होती है उसको खोज कर पहुँच ही जाता हूँ। तुम प्रेत नहीं हो, वह लगभग गुर्रा कर बोली। तुम एक तांत्रिक हो और मैं यह भी जानती हूँ कि तुमने ही मुझे बांधा है और तुमने इस घर को भी बांधा है। अब तू जान ही गई है, प्रसून जैसे बेशर्मी से बोला, तो फिर मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? फिर उसकी आशा के अनुरूप ही कुसुम ने साड़ी उतार कर फेंक दी और एकदम निर्वस्त हो गई। उसने अपने लंबे बालों को हिलाते हुए रूप बदलने की असफल कोशिश की, जिसमें वह नाकामयाब रही और थोड़ी ही देर में हाँफने लगी। जब तू, प्रसून हंसते हुए बोला, ये जानती है कि बंधी हुई है, फिर क्यों हाथ पाँव मार रही है? वह जलती हुई आंखों से उसे घूरने लगी और हथियार डालते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी प्यारी बिल्लो, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, चल चुपचाप बैठ जा। प्रेतों से आग बुझाने का शौक है तुझे। इसे हट्टे कट्टे आदमी में
क्या तुझे कांटे नजर आ रहे हैं? कोई आधा घंटे तक वह निर्विकार उससे बिना बोले लेटा रहा। इस बीच कुसुम ने उसकी कोई परवाह न करते हुए अपने स्तनों पर स्वतः ही हाथ फिराया और बार बार जीभ से अपने सूखे होठों को चाटने लगी। इसकी वजह यह थी कि उसकी प्रेतक गतिविधियों का ज्यों-ज्यों समय होता जा रहा था, वह बेचैन महसूस कर रही थी। एक पुरुष का सामीप्य उसे और भी ज़्यादा बेचैन कर रहा था और वास्तव में प्रसून का असली उद्देश्य ही कुसुम के अंदर के प्रेतत्व को पूरी तरह जगाना था। उसके पास पहले से ही तैयार पीपल के पत्तों युक्त टहनी थी, जिससे प्रसून बीच बीच में उसके बदन पर बहुत हल्का प्रहार सा कर रहा था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब वो पूरे प्रेत आवेश में आ गई। उसने बैठते हुए एक सिगरेट सुलगाई और भरपूर धुआं उसके मुंह पर फेंका, उसके वक्षों पर फेंका और अन्यत्र उसके बदन पर फेंका। वह एक कामुक अंगड़ाई लेते हुए पूरी बेशर्मी से हंसने लगी और उसके बदन पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह बार बार उसके अंगों को छूने की चेष्टा कर रही। तब अंत में प्रसून ने उसके गंदले मटमैले रंग के मुर्दा आँखों में आंखें डाल दी। वह ज़ोर ज़ोर से झूमने लगी और अपने गालों छातियों पर प्रहार करने लगी। फिर उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और गालियाँ देते हुए संभोग के लिए उकसाने लगी। पर प्रसून ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही वह खड़ी हुई, उसने अभिमंत्रित पीपल की टहनी के भरपूर वार उसके शरीर पर किए और बोला, अब बता, असली कहानी क्या है और तू है कौन? मैं शारदा हूँ, वह सिसकियाँ के बीच बोली, कुसुम की बड़ी बहन। उसने जो बताया वह प्रसून के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। उसे बहुत कुछ पहले से ही मालूम था। बस उस पर प्रेतनी की स्वीकारोक्ति का ठप्पा लगना था, जो वह लग चुकी था। शारदा युवावस्था से ही मंचले स्वभाव की थी और राजेश नाम के लड़के को प्यार करती थी। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे, जो दयाराम से शादी से पहले और शादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहे। दयाराम के साथ शादी का इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद, 3 बच्चों के हो जाने के बाद उसके दिल में राजेश ही बसता था। वह उससे ही अपने पहले प्यार को कभी भुला न सकी थी। फिर दोनों की अलग अलग जगह शादियां हो गई। इसके बाद भी राजेश गांव के नाम पर शारदा घर आता रहा और दयाराम के अधिकतर घर पर न रहने के कारण उनकी कामलीला निर्विघ्न चलती रही। लेकिन यह इश्क 14 साल बाद खुल ही गया, जब दयाराम ने अचानक उनको संभोग रात देख लिया। इसके बाद भी घर बिगड़ने का ख्याल करते हुए शारदा ने तत्काल कुछ नहीं कहा और गुमसुम रहने लगी। पति से खुद की बेवफाई और गलती के अपराध बोध से ग्रस्त होकर शारदा ने बिजली के तार से चिपक कर जान दे दी, जिसे कि दयाराम दुर्घटना समझ बैठा। इस अकाल मौत के बाद जब वह लोखड़ा प्रेतों में भटक रही थी, दुर्गा सिंह नामक एक मसान पूजक तांत्रिक ने उसकी शेष आयु कंकाल कालने विद्या का उपयोग करते हुए किसी अपने की खातिर निकाल ली और वह तिलमिला कर रह गई। सूक्ष्म शरीर में पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि अभी वह गलती माने, पश्चाताप करे तो शेष आयु के लिए फिर से जन्म ले सकती है। पर उसकी शेष आयु तो कमीना तांत्रिक खत्म कर चुका था। अब प्रेत होकर भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी प्रेतों में लपका नाम से प्रसिद्ध काम भोग का रसिया मसान उसे पकड़ ले गया और रखैल की तरह रखने लगा। वहीं उसने जाना कि दोबारा वह फिर से शरीर प्राप्त कर सकती है, पर इसके लिए उसे किसी जीवित औरत को उसके शरीर से निकालना होगा। शारदा प्रेत के रूप में अक्सर हवेली पर आती रहती थी। उसे अपने बच्चों और घर से भी मोह था, जो उसने मरने के बाद जाना। उसने सोचा कि किसी तरह वह दोबारा ही इस घर में आ सके तो कितना अच्छा हो, लेकिन प्रेत जिंदगी में होने के कारण प्रेतों के गुण भी उसके अंदर तेजी से आ रहे थे। तभी उसे पता चला कि दयाराम दोबारा से कुसुम से शादी कर रहे हैं। उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने लपका के सहयोग से कुसुम के शरीर को प्राप्त करने का निश्चय किया पर लपका किसी भी हालत में उसे बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं था। तब शारदा ने कहा कि वह दयाराम के घर को भ्रष्ट कर देगी और इस हालत में प्रेत आराम से हवेली में आ जा सकेंगे और कुछ समय बाद वह भी रात में शमशान में आने लगेगी, क्योंकि वह भी प्रेत जीवन की अभ्यस्त हो चुकी थी। लपका राजी हो गया और उसे कंकाल कालनी के तरीके बताने लगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब दयाराम कुसुम को विदा करके
ला रहा था प्रेतवासा की अभिशप्त बगिया से, पहले ही लपका ने दयाराम का दिमाग फेर किया और दयाराम मोटरसाइकिल बगिया में ले आया और वो कुछ ही देर में रहस्यमय नींद में चला गया। तब प्रेतों ने कुसुम के दिमाग पर कब्जा करना शुरू किया और उसे जोहड़ के पानी में डुबोकर मार डाला। शारदा लपका के सहयोग से कुसुम के शरीर में घुस गई। लेकिन प्रसून बोला, फिर कुसुम कहाँ गई? कुसुम काली टेकरी के पास आसपास ही रहती है और सच्चाई जानने के बाद मुझसे सख्त नफरत करती है। लेकिन प्रेतों में नफरत मोहब्बत की बातें मायने नहीं रखती। यहाँ सब जायज़ है। प्रेतों और इंसानी रिश्तों के बीच इसी तरह के संबंध रहते हैं। यह इंसानों को अजीब लग सकता है पर प्रेतों को नहीं। इसके बावजूद भी प्रेतों में अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो किसी का बुरा नहीं करती। दरअसल मरने से पहले ही जो स्वभाव मनुष्य का होता है, प्रेत बनने के बाद उसमें और भी दुर्गुण समा जाते हैं। पेट की भूख, योनि की भूख जब इंसान से क्या क्या नहीं कराती, तो प्रेतों के तो साधन फिर भी सीमित होते हैं। पेट की भूख के लिए प्रेत भोजन से उड़ने वाले खुशबू को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और योनि की भूख हेतु अनेकों उपाय करते हैं। अगर उसने जानते हुए भी बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, जो खेल तूने कुसुम के साथ लपका के सहयोग से मिलकर खेला, वही खेल दोबारा से कुसुम खेलना चाहे तो वापस अपना शरीर को प्राप्त कर सकती है। हाँ, वह बोली, पर वह शरीरी इंसान शरीर नहीं होगा, बल्कि एक मुर्दा शरीर में प्रेतात्मा होगी। इस तरह के शरीर के नियम कायदे बेहद अलग हैं। उसे इंसान और प्रेतों दोनों से वास्ता रखना होगा। शुरुआती अवस्था में ऐसे औरत शरीर से संभोग करने पर उसके बच्चे तो हो जाते हैं, पर वो जीवित नहीं रहते। ये बड़ी विचित्र बात है कि वह शरीर जिंदा भी होता है और नहीं भी होता। जैसे इस वक्त कुसुम का ये शरीर महज एक लाश है। इसकी पहचान ये है कि यदि इसको छेद कर यदि खून निकाला जाए तो पीले मटमैले रंग का द्रव निकलेगा। वास्तव में वो सिसकती हुई बोली, इंसानी शरीर की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसके चलते मैंने अपनी निर्दोष बहन के साथ ही धोखा दिया। जबकि ये शरीर मामूली और काम चलाऊ उपयोग का ही होता है। एक प्रेत को इससे भोजन और सहवास की पूर्ति अवश्य मिलती है, लेकिन इस शरीर के साथ बर्ताव करने की परेशानियां भी कम नहीं हैं। यह असल ज़िंदगी जैसा नहीं है। मैंने अपनी बहन का घर और ज़िंदगी भी बर्बाद की और मुझे वो लाभ भी नहीं मिला जो पहले मैं समझ रही थी। अब आखिरी सवाल। प्रसून ने उसके दाएं स्तन में लगभग टहनी गड़ाते हुए कहा, इस घर को कैसे छोड़ेगी? तब वो अचानक क्रुद्ध होकर उस पर झपटी। प्रसून ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और टहलता हुआ छत की बाउंड्री के पास आ गया। उसने सड़क के पार स्कूल के सामने खड़े बरगद पर निगाह डाली, जिस पर 3 प्रेत मौजूद थे और आश्चर्य से हवेली की ओर बार बार देख रहे थे। पर हवेली बंधी होने के कारण वह ना तो हवेली के अंदर आ सकते थे और ना ही देख सकते थे। यही हालत हवेली के अंदर कुसुम की थी, शारदा की। वह बार बार प्रसून से खुद को मुक्त करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और विश्वास दिला रही थी कि वह जल्द ही लौट आएगी। तब प्रसून रहस्यमय अंदाज में बोला, कल मैं हमेशा के लिए तुझे मुक्त कर दूंगा। उसके बाद तख्त को सीमा रेखा में बांधकर प्रसून निश्चिंत होकर सो गया। अब शारदा उसे किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी और घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वह क्या सोच रही थी, इससे भी उसे कोई लेना देना नहीं था। उसकी पूरी सहानुभूति कुसुम के साथ थी, जो सूक्ष्म शरीर के असहाय कष्ट भोग रही थी। पर इसमें स्थायी रूप से भी कोई भी तांत्रिक शक्ति किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता था। दूसरे दिन दयाराम के जागने पर उसकी नींद खुली। वह चाय की प्याली के साथ उसके सिराहने मौजूद था और उसके ऊपर छत पर आकर लेटने का आश्चर्य महसूस कर रहा था। चाय पीने के बाद प्रसून ने सिगरेट सुलगाई और आने वाली रात में उसके प्रेत समस्या को जड़ से खत्म करने का निश्चय कर लिया। अब सारा काम आसान ही था। आज शाम को प्रसून शारदा को मुक्त करता और फिर किसी बहाने से रिवॉल्वर के साथ दयाराम को काली टेकरी ले जाता। शारदा, जो कि उसकी कैद में थी, उसको मानसिक आदेश देकर बुलाता और उसे रूप बदलने का विवश करता। इसके बाद दयाराम उस अनोखे जानवर को गोली मार देता जो कि उस दिन उड़नछू हो सकता था। और दयाराम उस दिन अपने आप को बेहद प्रसन्नचित महसूस कर रहा था। इसका कारण वह स्वयं भी नहीं जानता था, पर प्रसून जानता था। एक तो वह जब से वह उसके साथ था,
प्रेत के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ था। दूसरे, वह सालों बाद गहरी नींद सोया था, जिसमें शराब और नींद की गोली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक क्षण के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था उसे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। उसको और अधिक टेंशन फ्री करने के लिए प्रसून घुमाने के बहाने नदी के किनारे ले गया, जहाँ उसे कुछ आवश्यक कार्य करने थे। दयाराम अपने स्वभाव के अनुसार अपने बारे में बताता रहा, जिसको प्रसून नकली हूँ हाँ करते हुए सुन रहा था और अपना कार्य कर रहा था। लेकिन दयाराम इस बात से अनभिज्ञ ही था कि प्रसून क्या कर रहा है। एक तो वह अपनी बातों में मस्त था, दूसरे उसे जमीन आदि पर नुकीली लकड़ी द्वारा रेखाएं खींचते और तंत्र आदि बनाते हुए देखकर उसने यही सोचा कि वह जीव जंतुओं की खोज से संबंधित कोई कार्य कर रहा है। वास्तव में तो वह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उसका कितना बड़ा काम हो चुका था और कितना होने वाला था। कोई 1 बजे उसका पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। लपका मसान इस स्थान पर आज रात के लिए बंध चुका था और काली टेकरी पर वह उससे या ख़ास तौर पर दयाराम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ऐसा उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि कल रात कुसुम के बाहर न जाने से लपका को दाल में काला लग सकता था और हवेली के बंधे होने पर उसका पक्का यकीन हो गया होगा। इसलिए शाम को वह कुसुम रूपी शारदा को मुक्त करता तो लपका उस समय व्यर्थ में फटे टांग में टांग रहा था और तब उसे खुलकर लड़ाई लड़नी पड़ती और इस तरह एक फालतू का बखेड़ा होता जिसमें प्रसून बचना चाहता था और दूसरे इस रात का पूरा पूरा समय प्रसून कुसुम के खातिर खर्च करना चाहता था। वहाँ से निपटने के बाद दयाराम के साथ बाजार गया। हनुमान बीसा का चमत्कार दिखाने के बहाने से कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। दयाराम उसकी बातों पर हंसता रहा और न जाने किस भावना से प्रेरित होकर उसका कहना मान रहा था। दरअसल दिलचस्पी थी कि वह आखिर क्या करने वाला है। शाम को 5 बजने के बाद प्रसून ने शारदा पर से बंद हटा दिया। 9 बजे तक बेचैन होकर इधर उधर घूमती रही और फिर अहाते में आकर उसने बाउंड्री कूद कर गायब हो गई। प्रसून रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और वापस कमरे में आकर दयाराम के पास बैठ गया, जो टीवी के सामने दारू की बोतलें खोलकर उसका इंतजार करता हुआ टीवी देख रहा था। प्रसून ने मना कर दिया कि पूजा की वजह से आज वह नहीं पिएगा और ना ही दयाराम पिएगा। ठीक 11 बजे प्रसून दयाराम के साथ काली टेकरी पर पहुंच गया। कुसुम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ गुमसुम सी आम की डाली पर बैठी थी और न जाने कब से भूखी थी। प्रसून उसको देख सकता था और वह भी उसे देख सकती थी, लेकिन ये नहीं जान सकती थी कि वह उसको देख रहा है। पर दयाराम इस रहस्य को नहीं जानता था। कुसुम की उस दिशा पर प्रसून की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी डाली के नीचे देसी घी में चावल आदि खाद्य पदार्थ भरपूर मात्रा में मिलाकर आग जलाकर एक कटोरे में रख दिए। दयाराम हैरत से उसकी कार्यवाही देख रहा था। कुछ ही देर में सुगंधित धुआं खुशबू के साथ उड़कर कुसुम के पास जाने लगा। उसे बेहद आश्चर्य हुआ, पर भूख से व्याकुल होने की वजह से वह इस तरफ से ध्यान हटकर प्रेत आहार ग्रहण करने लगी। प्रसून ने दयाराम की आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। 11:15 बज चुके थे। अब उसे शारदा का इंतजार था। उसने मानसिक आदेश उसको दिया। लगभग 10 मिनट बाद एक नंगी औरत लगभग उड़ने के अंदाज में काली टेकरी पहुंची। उसने अभी अभी दयाराम से लिया हुआ रिवॉल्वर सावधानी से पकड़ लिया और एक निगाह भोजन से तृप्त होकर बैठी हुई कुसुम पर डालकर मन ही मन कहा, कुसुम 4 साल से भटकती और तड़पती तेरी आत्मा आज निश्चय ही शांत को प्राप्त होगी, जब तू अपनी कमीनी बहन का अंजाम अपनी आंखों से देखेगी। हे निर्दोष आत्मा, तू नहीं जानती ये सारा खेल मैंने तेरी आंखों के सामने ही करने वाले के लिए ही इतना बड़ा नाटक रचा, वरना शारदा जैसी कुतिया तो गलियारी कुटी में ही दफना दी जानी थी। मैं उसी वक्त समझ गया कि दयाराम से ज़्यादा तो तू भुगत रही है। मैं तेरे लिए जितना मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। शायद ऐसा ही होना है, शायद ऐसा ही लिखा हो, शायद हो मुझे निमित्त बनाकर ऐसा ही चाहता हो। अगला दृश्य दयाराम के लिए पूर्व परिचित था। नंगी मुर्दा औरत चिता वाले स्थान पर लौटने लगी और लोमड़ी और सियार की मुखावृत्ति वाले छोटे जीव में बदलने लगी। प्रसून ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। उसके मुंह से निकला, अलविदा शारदा, और उसने घोड़ा दबा दिया। गोली की आवाज़ सन्नाटे को चीरती ही चली गई। मायावी जानवर की काय काय मुश्किल से आधा मिनट हुई और फिर वहाँ कुसुम की निश्चल लाश नजर आने लगी। दयाराम हैरत से मुंह फाड़े उसकी तरफ देखता रह गया। उसने आम की डाली पर बैठी कुसुम पर नजर डाली, पर वो वहाँ नहीं थी। प्रसून ने मुड़कर देखा। वह दूसरी तरफ खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहन संतुष्टि के भाव थे
और वह अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। खुद दयाराम का ही वही हाल था। वह हक्का बक्का देख कर उसे ही देख रहा था, पर उसके पास अब ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं था। अब उसे बहुत से काम करने थे। दयाराम के सहयोग से कुसुम की लाश उठाई और पहले से ही सूखी पत्तियों और टहनी से भरे एक गड्ढे में पत्तों के बीज दबा दी। इसके साथ ही उसने मोटरसाइकिल पर थैले में बांधे सामान से 10 किलो देसी घी गड्ढे में डाल दिए और माचिस से एक पलीता जलाता हुआ दयाराम को देकर बोला, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो। दयाराम ने आंसू बहाते हुए पत्तों को आग लगा दी। प्रसून ने टेकरी के पास पड़ी 2 मोटी पिंडियों को दयाराम को के सहयोग से उठाकर गड्ढे में डाल दिया। लगभग 4 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ मुर्दा धो धोकर जलने लगा। अगली सुबह कलियारी कुटी जाने के स्थान पर प्रसून चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अपनी साधना को कुछ दिनों तक टालना जरूरी हो गया था। दयाराम निश्चित ही उसकी खोज में दोबारा वहां जाता, तो जो कि प्रसून किसी कीमत पर नहीं चाहता था। कुसुम का प्रसून पक्का इंतजाम कर चुका था। उससे संपर्क करके प्रसून ने उसे अपनी असलियत बता दी थी और उसके किसी शांत प्रेत लोक में पहुंचाने का वादा कर दिया था, जहां उसे कोई परेशानी नहीं करता, जहां उसके भोजन की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए उसे कुछ तरीके बताए जिनसे वह आराम से रह सकती थी। कुसुम ने के अचानक गायब होने के उपाय दयाराम को उसने ये बताया था कि उसके घर फ़ोन कर दिए रहे कि घर से लड़कर चली आई है, फिर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखा देना और उसके बाद अखबार में गुमशुदा की खोज। इसके कुछ ही दिनों में मामला शांत। शारदा से उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने प्रसून से पूछा, अब मैं क्या करूं? वह बोला, भाड़ में जाओ। दयाराम उसके न चाहते हुए भी बहुत कुछ समझ चुका था। वह उसका फ़ोन नंबर और घर का पता आदि जानने का बार बार जिद कर रहा था, जिसे प्रसून ने अगली बार बताने का वादा किया और अगली बार कभी नहीं आनी थी। आखिर में बेहद रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कम से कम इतना तो बता दो, आखिर तुम हो कौन? एक सीधा साधा सरल इंसान हूँ, प्रसून ने हंसते हुए कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये कथा पूरी तरह से काल्पनिक थी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक